आज से आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रहा है। 16-17 दिन तक आपका रिवीजन क्लास चलेगा। डेली का मान के चलिए कि जो भी सब्जेक्ट है आपको 2 से 3 घंटा, मेरा वाला थोड़ा ज़्यादा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा मान के चलिए, जो भी सब्जेक्ट है वो सारा आपको कवर करके दिया जाएगा इस रिवीजन क्लास के अंदर में। इस रिवीजन क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उनका क्विकली सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा, सब सारा सब्जेक्ट का नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट छूट भी सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस क्विकली रिवाइज हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करा, हो सकता है महीने भर पहले या 15 दिन पहले या 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, डेली 15-20 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई कोई अभी अभी जो ज्वाइन किया होगा उनके लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि वो सिर्फ रिवीजन क्लास अच्छे से देख ले, पीवाईक्यूज अच्छे से कर ले, ये 2 काम अच्छे से कर ले तो उनका कोल इंडिया में एक पोस्ट तो कंफर्म हो जाएगा, बस इतना करने से। तो दोनों के लिए इस क्लास की बहुत इंपॉर्टेंस है, एक तो जिन्होंने आलाली करा, पढ़ाई नहीं किया, और दूसरा जो लगातार पिछले 6 महीने 8 महीने या साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, अभी उनको फटाफट से रिवाइज करना सारा चीज। तो एक तो आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं और दूसरा हम आपको करवा के दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है जी बात? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और कुछ है तो वो बातें होती रहिए। माइंड वेंटिलेशन हमने स्टार्ट करा था। सबसे पहला चीज समझिए वेंटिलेशन क्या चीज है। मैं मान के चल रहा हूं कई सारे लोग नए हैं जिन्होंने बिल्कुल भी क्लास नहीं देखा, उस हिसाब से अपन क्लास करेंगे। ठीक है, तो वेंटिलेशन क्या चीज है? एक अंडरग्राउंड माइन में बात होगी वेंटिलेशन की। पहली बात तो ओपन कास्ट में वेंटिलेशन की बात नहीं करेंगे, और अंडरग्राउंड में भी वेंटिलेशन होता क्या है, माइन के अंदर में जो पॉल्यूटेड एयर है उसको हटा करके उसके जगह में फ्रेश एयर माइंस के अंदर में पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन बोलते हैं। इतना समझ लीजिए। अब जब हम माइंस की बात करते हैं और माइंस में पॉल्यूटेड एयर की बात करते हैं तो गैसेस की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जनरली जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गैस जो है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैस जो है वो एक तो ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, और दूसरा इनर्ट गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 मेन गैस है जो कहां पे हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे मिलते हैं। ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं, ये वाला बाय वॉल्यूम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप ग्राहम्स रेशियो के क्वेश्चंस बनाते हैं तो कई बार आपको ये याद रखने की जरूरत, क्वेश्चंस में ज्यादातर में दे दिया रहता है कि जनरल एटमॉस्फेयर में कितना होगा, बट नहीं दिया तो आपने ये पता होना चाहिए 20.93। कुछ कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती ही है, जैसे ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिया रहा होगा, उसमें नहीं दिया था, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 20.93 होता है इन नॉर्मल कंडीशन, तब जाके आपका वो क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बाई वॉल्यूम पता होना चाहिए 20.93, 79.04, और ये क्या हो गया आपका 0.03। इसको लगभग 21% भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी बात? तो ये गैसेस की बात हुई, और ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, गैस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा देखते हुए चलेंगे। हमने जो क्लास रेगुलर किया था उसमें और भी गैसेस के बारे में बात हुआ था, जैसे ब्लैक डैम के अलावा वहां पे व्हाइट डैम, स्टिंग डैम, आफ्टर डैम। ठीक है, ये सारे की भी बात हुई थी। आज बात नहीं करेंगे, रिवीजन क्लास में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लैक डैम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ब्लैक डैम के, ये आज देखते हैं। ठीक है जी बात? क्या है ब्लैक डैम? होता क्या है? मिक्सचर ऑफ एक्सिस नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका क्या? ब्लैक डैम। इस ब्लैक डैम को ही क्या बोलते हैं? चोक डैम या स्टाइप। अगर आपके ऑप्शन में देखने मिल जाए चोक डैम या स्टाइप ऐसा देखने मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ करवा रहे हैं विष्णुदत्त साहब, थोड़ा सा टाइम दे दो यार। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसे देखने मिल जाए चोक डैम या स्टाइल तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक डैम की ही बात हो रही है। क्वेश्चन में आपको देखने मिल जाए कि चोक डैम कैलकुलेट कीजिए, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक डैम की ही बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम ब्लैक डैम निकालेंगे तो हमको 2 चीज निकालना रहता है, क्या? इक्विवेलेंट CO2 और इक्विवेलेंट नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, दोनों किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्या? इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट नाइट्रोजन। डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, क्वेश्चन से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है जी बात? देखिए क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। आपको मैं
20 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से आप ट्राई कीजिए। ब्लैक डैम में CO2 का कैलकुलेशन करना पड़ता है क्या? हाँ, ठीक है, देखिए फटाफट सॉल्व कीजिए। ए सील्ड एरिया नोन टू हैव ब्लैक डैम हैज 18% CO 18% ऑक्सीजन, 2% CO2 and 78% nitrogen. If fresh air has 21% oxygen, 0.03% CO2, 78.97% nitrogen, the percentage of black dam in area is। फटाफट सॉल्व कीजिए। अरे टाइमर ढूंढना पड़ेगा यार जिनमें, देखते हैं लगाते हैं। ट्वेल्व पॉइंट 258%। चलो आ गया, का प्रेम का तो आंसर आ गया है, बाकी लोग का भी आ जाना चाहिए था अब तक, कोई बात नहीं। ये दिख रहा है ना जी, रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? CO2 इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन। तो देखा ऑक्सीजन रिटर्न में कितना है 18%, इनटेक में कितना था 21%, मल्टीप्लाइड बाय 0.03। इनटेक में CO2 कितना था 0.03, जो भी आता है देख लीजिए। फिर नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन 18 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन 79.04, इंटेक में कितना था 79.04। अच्छा इसमें दे दिया क्या इंटेक का 78.97, लिख लीजिए 97 दिया, इसी को लिख लीजिए। CO2 कितना दिया है 0.03, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कितना आ रखा है, देखिए मेरे में आ रखा है नाइट्रोजन जो आया है 67.69 और CO2 जो आया है वो कितना आया है, CO2 जो आया है वो आया है 0.026%। ना बड़ा बड़ा लिखवा दे रहे हो, ऐसा कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो दोनों निकाल लिया। ब्लैक डैम क्या होता है, ब्लैक डैम क्या होता है, कितना था 78 था माइनस 67.69 प्लस 0.03 माइनस पॉइंट कितना है, नहीं 2% था क्या, हाँ 2% था, रिटर्न में 2% था 0.026, राइट। इसको निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 12.284%। बोलो किसी को समझने में दिक्कत है, किसी को समझने में दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए ये इस तरह के ब्लैक डैम के क्वेश्चंस बनेंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। किया क्या हमने, एक तो CO2 क्या हो गया जी, एक तो हमने क्या निकाला CO2 इक्विवेलेंट निकाला, दूसरा हमने निकाला नाइट्रोजन इक्विवेलेंट। कितना आया CO2 इक्विवेलेंट आया 0.026%, जबकि नाइट्रोजन इक्विवेलेंट आया 67.69%। ये दो हमने निकाला। थोड़ा सा लाइन लेना है, पीछे लगे हैं जुगाड़।
ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, एक तो हमने क्या निकाला, CO2 इक्विवेलेंट निकाला, दूसरा हमने निकाला नाइट्रोजन इक्विवेलेंट। लेकिन दिया कितना हुआ था सर, दिया हुआ था आपका सील्ड ऑफ एरिया में CO2 जो दिया था वो 2% दिया था, और नाइट्रोजन जो दिया था वो 78% दिया था। तो एक्सेस कितना हुआ उसको हमने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा ब्लैक डायम निकल आया। ठीक है, क्लियर है जी बात। चलिए कैसे सब शांत, वॉइस वगैरह क्लियर है कि कुछ गड़बड़ है? ठीक है, चलिए आप बात करते हैं ग्राहम्स रेशियो की, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बने हैं, हर एक साल के गैप में दूसरे साल क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, वो टॉपिक है ग्राहम्स रेशियो। ठीक है, मतलब ये जो है ना हल्का सा समझने की जरूरत है, ज्यादा दिक्कत होता नहीं, एग्जाम के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जैसे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन इन इनटेक डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इन इनटेक, देख रहे हैं, ऑक्सीजन इन इनटेक डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इन इनटेक मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन इन रिटर्न। ये बेसिकली हम करते हैं। एग्जाम में क्या हो जाता है ना, हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसको उल्टा कर डालते हैं या और कुछ कर डालते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं बचता है, और बहुत इजी से क्वेश्चंस बनते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इसमें ब्लैक डैम वाले में हम किसको ले रहे थे रेफरेंस के लिए, विद रिस्पेक्ट टू किसके किए थे, हम ऑक्सीजन के किए थे। यहां पे क्या है, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन इन इनिशियल निकाल रहे हैं। समझिएगा बात, वीडियो क्वालिटी यहां से कम नहीं होता भाई, यहां से कम नहीं होता है। ठीक है, वो आप अपने से कीजिए ना, लाइव क्लास में तो कम करते बन जाता है। देखिए यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन इन, क्या था, ऑक्सीजन फाइनल माइनस ऑक्सीजन इनटेक जो भी था आपका, है ना, ऑक्सीजन के रेफरेंस में किए थे। यहां पे आपका क्या निकाला, अभी ग्राहम्स रेशियो का पहले मतलब समझते हैं। ग्राहम रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ CO प्रोड्यूस्ड और ऑक्सीजन कंज्यूम। आपके माइंस में कितना CO प्रोड्यूस हो रहा है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राहम्स रेशियो बोल रहे हैं। ये कैसे निकालेंगे सर, तो ये हम निकालेंगे कि आपका CO प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, CO इनिशियल में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, फिर CO फाइनल बाद में CO कितना है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, कितना CO प्रोड्यूस हुआ। ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन इनिशियल में कितना था, ऑक्सीजन कंज्यूम बोल रहे हैं, हाँ, इनिशियल में कितना था और फाइनल में कितना है, ये उल्टा हो गया, फाइनल में कितना है, इनिशियल में तो 0 ही रहेगा ना यार ज्यादातर केस में, CO फाइनल माइनस CO इनिशियल। ठीक है, मतलब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तब कितना है और स्टार्टिंग में कितना था, दोनों के डिफरेंस को आप डिफरेंस निकालेंगे तो CO प्रोड्यूस निकल आएगा। वैसे ही ऑक्सीजन इनिशियल में कितना था, इनिशियल में कितना 21% लेट सपोज, जो कि जनरली रहता है, और फाइनल में कितना है, उन दोनों के डिफरेंस को आप निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ निकल आएगा। अब वैसे ही ऑक्सीजन इनिशियल में कितना था वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फाइनल माइनस नाइट्रोजन इनिशियल, नाइट्रोजन फाइनल माइनस नाइट्रोजन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन फाइनल। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा ब्लैक डैम में भी ऐसे ही कुछ काम किए थे, लेकिन वहां नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन को लेते थे, क्यों, क्योंकि हमको नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो, तो दोनों ही सेम काम है, जैसा आपने ब्लैक डैम में किया वैसा ही कुछ काम यहां पर भी किया गया है।
समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तब भी ठीक, डायरेक्ट याद भी आप कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी बात। ये क्या करा, इन दोनों को डिवाइड करके एक नया फॉर्मूला निकाल दिया 0.265 नाइट्रोजन फाइनल। नाइट्रोजन फाइनल मतलब आपका जो भी सैंपल में जो नाइट्रोजन रहेगा माइनस ऑक्सीजन फाइनल। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से चीजें आसान हो जाती है समझना बनाना। ठीक है, देखिए ग्राहम रेशो का भी है कि अभी देखो आपके एग्जाम में, गेट के ही एग्जाम में ये जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को मिला के 3 क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। 3 क्वेश्चन इस अलग अलग पॉइंट को मिला के आपके ही एग्जाम में बन चुके हैं। कोई बात नहीं राहुल, समझ में नहीं आया हो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। जैसे ग्राहम रेशो किस लिए यूज होता है? ग्राहम रेशो से आप उस खदान में स्पॉन्टेनियस हीटिंग का पता लगा सकते हैं। आग लगा हुआ है, लगने की संभावना है, उसका पता ग्राहम रेशो से पता चल जाता है। 0.1 से 0.5% अगर ग्राहम रेशियो है तो हम मान के चलते हैं कि कोल माइन में नॉर्मल है, उतना हो सकता है। लेकिन यदि ग्राहम रेशियो आपका 1% हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग के एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करता है। 2% है तो वो एडवांस स्टेज को इंडिकेट करिए। हर एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा भाई साहब, हर एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया है 3 बार, इस 4 पॉइंट से मिला के बन चुका है, आगे भी बन सकता है। ठीक है, और फिर 3% या ज्यादा क्या इंडिकेट करता है? एक्टिव फायर इंडिकेट करता है। देखो ये क्या है ना, ये 4 पॉइंट आपके हो सकता है डायरेक्ट ना पूछे, आपको हो सकता है डायरेक्ट ना पूछे, एक बड़ा न्यूमेरिकल आपको बना के दे दे ग्राहम रेशो निकालने का, और आपको 4 ऑप्शन में ग्राहम रेशियो ना देके क्या दे दे, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर सैंपल के लिए माइंस कैसा है, ये आपको पूछ दे। तो यही नहीं पता, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने आता लेकिन ये नहीं पता, तो खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है जी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, क्या बोल रहा है? इन एयर सैंपल टेकन फ्रॉम रिटर्न एयरवे ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स द फॉलोइंग गैसेस, ग्राहम रेशियो फॉर द डिस्ट्रिक्ट इज। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है, एक तो दिया है क्या, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया, नाइट्रोजन दिया, CO2 दिया और CO दिया। हमारे काम का CO, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ऑक्सीजन डिफरेंस और इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के डिफरेंस डिनोमिनेटर से आंसर वेरी करता है, तो दोनों में फर्क नहीं है क्या? मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं सोहन राज? चलो कोई नहीं यार, अगर पिछले में कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, वही सेम चीज तो यहां पर रिपीट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। टू 2.27, देखो यार आंसर तो मेरे पास है नहीं, वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आंसर है, या तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.27 आया है लोगों का, जो कि क्या है, करेक्ट है क्या? नहीं है मेरे पास फिलहाल तो आंसर, देख लीजिए, मान के चल रहा हूं सही ही सॉल्व किया होगा आपने। ठीक है जी बात, क्या करना है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड फाइनल माइनस CO इनिशियल डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इनिशियल माइनस ऑक्सीजन फाइनल। ठीक है, CO फाइनल कितना है? 0.02, इनिशियल में कितना रहा होगा? 0 ही रहा होगा, कुछ नहीं दिया है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो आपका इनिशियल में कितना था वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 20.93 डिवाइडेड बाय 70, आपका क्या दिया है रिटर्न में?
0.04 मल्टीप्लाइड बाय 78.49 माइनस ऑक्सीजन फाइनल कितना है 19.92। ठीक है जी बात। 20.93 डिवाइडेड बाय 79.04 मल्टीप्लाइड बाय 78। देखो ये ऐसा करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज इसके जगह में डायरेक्ट इसका आप लिख सकते हैं क्या 0.26 क्या है 0.265 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन फाइनल। ये भी आप याद रख सकते हैं। याद नहीं आए तो करना क्या है, आपका इनटेक में ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इनटेक में नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय जो आपका सैंपल में नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑलवेज नहीं होगा प्रेम, जो आपको क्वेश्चन में दिया ध्यान रखिएगा। जैसे आपको क्या दिया है, ये रेशो दिया है, रेशो दिया है, ठीक है। तो जो ला रहे हैं, देखिए परसेंटेज में ये वैसे देना था, परसेंटेज में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे ख्याल से परसेंटेज दिया था, तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ग्राहम रेशो इन परसेंटेज बोला तो आपको परसेंटेज में लिखना है, नहीं दिया है तो सिंपल रेशो लिख के आना है। ये जो मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा ना, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या बोला है, समझ रहे हो। तो देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है सबको। कोई है भाई बंधु जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता सकते हैं, बाकी माइनस प्लस करने का काम है वो तो आता है ना सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पिरेटरी क्वेश्चन, सिंपल सेम ही काम है, CO एक्सहेल्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। पिछले वाले में क्या बात हो रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बात हो रहा था, अब जो बात हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात हो रहा है। आराम से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन में CO तो 4.5 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 21 था और ये 16 घटा देंगे, आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी बात। आगे बढ़ें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सिंपल आपको रेशो बोला है, परसेंटेज बोला है, क्या है उसके हिसाब से ही एक्शन लेना है। अगर परसेंटेज नहीं बोला, सिर्फ रेशो बोला, तो रेशो में ही काम करने का है, परसेंटेज में नहीं करने का है। ठीक है जी बात, आगे बढ़ें। ओके सर, क्लियर, ओके ठीक है। अभी आता है द लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ मिक्सचर। यहां से भी क्वेश्चंस बने हैं एक दो बार, तो ये भी अगर आपसे आपके एग्जाम में आ जाता है तो बोनस मार्क्स आपके लिए होना है। बहुत इजी से क्वेश्चंस है जो इस पर बेस्ड बनते हैं। देखते हैं आपने मेरे से इसका शामिल किया हो क्या। हाँ चल ये सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। इन एयर सैंपल प्रोड्यूस 8% CH4 हाँ आंसर भी आ गया क्या, कोई कुछ होगा। देखो, इन एयर सैंपल प्रोड्यूस 8% CH4, 3% H2. If lower inflammability of CH4 and H2 is 5% and 4% respectively, then what will be the lower inflammability of mixture? देखिए आपका क्या दिया है, एक है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो भी आपका वॉल्यूम है कंबस्टिबल गैस का, और x क्या है उसका लोअर इंफ्लेमेबिलिटी है। तो उसका जो भी वॉल्यूम दिया है उसको एक तो प्लस करना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लोअर इंफ्लेमेबिलिटी, उसका प्लस करना है। इतना ही काम करने का है, इजी है। देखो अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्चुअल कंफ्यूजन होता है, इस वाले में कंफ्यूजन होता है, बता रहा हूं। ये जो देता है ज्यादातर क्वेश्चन में क्या रहता है ना कि ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो रहता है वो मोटा माटी 100% पहुंच जाता है। 100% पहुंचा तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड। मैं बता रहा हूं गलतियां कहां पे होती है, गलतियां कहां पे होती है। रिवीजन क्लास की इंपॉर्टेंस की क्या है, वो गलतियों को ही पकड़ना है। ठीक है, तो ये जो करना रहता है, जब ये 100% होता है तो गलती का कोई स्कोप नहीं रहता है। हाँ सब लोग आज ही आ जा रहे हैं यार, क्या बताऊं मैं, साला बहुत परेशानी है, ले दे के तो क्लास शेड्यूल होता है, दुनिया भर के लोग पहुंच रहे हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 करके 100% होता है तो आपको यहां पे गलती नहीं होती है। आंसर भी आपको ऐसा मिलता है कि समझ में आ जाता है कि मैं गलती कर रहा हूं। समझ में कहां नहीं आता है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो होता क्या है हमारा, ये v1 प्लस v2 प्लस v3 ये तो सबसे बन जाता है। यहां पे क्या होता है, v1 डिवाइडेड बाय x1 होने के बजाय x1 डिवाइडेड बाय v1 हो जाता है। एग्जाम का प्रेशर ऐसा है कि आप उल्टा कर बैठते हैं, समझ रहे हैं? गलतियां कहां पे होती है, यहां पे उल्टा कर बैठते हैं। तो क्वेश्चन तो आपसे बनता था, आता भी था, लेकिन एग्जाम में ऐसा हुआ कि गलती कर डाले। ठीक है, बाकी अगर ये गलती ना करें तो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। अभी मेरे ख्याल से किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बनना चाहिए, मेरा यही होता है। ठीक है, तो वही है, क्लास करवाने का मतलब है कि गलतियां जहां पे होती है उसको पकड़ना। तो बन जाएगा भी। ठीक है, चलिए अभी आता है एमिशन ऑफ मीथेन। अगर पूरे गैस वाले चैप्टर में या गैस वाले जो भी अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो एमिशन ऑफ मीथेन। इमिशन ऑफ मीथेन एक्चुअली इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इसलिए है इस एक पर्टिकुलर बैलेंस इक्वेशन के कारण। कुछ भी क्वेश्चन आए मीथेन के लिए आए, चाहे टॉक्सिक गैस करके बोल दे, ठीक है, मीथेन का इमिशन के लिए बोले, चाहे टॉक्सिक गैस के लिए बोल दे, चाहे ऑक्सीजन के कंजप्शन से रिलेटेड कुछ दे दे, आपको ये वाला इक्वेशन जो है यूज करने आना चाहिए। कुछ भी बोले सब बनेगा, कुछ भी बोले सब बनेगा। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, जिन्होंने रेगुलर क्लास करा है उनको काफी सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। ठीक है, तो जिन लोग हैं इस पूरे में अगर कुछ ना पढ़ना चाहो, बाकी सारे फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो एक क्वेश्चन तो मैं करा दे रहा हूँ मिथेन एमिशन वाला। इसके अलावा ऑक्सीजन वाला जो था कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, अगर एक क्वेश्चन मैंने दिया था मॉक टेस्ट में। ठीक है, फिर टॉक्सिक गैस वाला आपको एक ही में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है टॉक्सिक गैस वाला, तो वो सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मान के चलिए कि आपके गेट 2023 के अंदर में बहुत चांस है कि एक क्वेश्चन तो यहां से देखने मिल ही जाए, तो 2 नंबर तो आप मान के चलिए। ये घुमा घुमा के देता है, लैंग्वेज चेंज करके देगा, मीथेन की जगह में आपका ऑक्सीजन कंजप्शन दे देगा, या फिर आपको दे देगा टॉक्सिक गैस दे देगा, तो कुछ भी दे, काम यही एक मात्र क्वेश्चन आना है। बहुत आसान है, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तब सॉल्व होगा। तो इसका प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। इस पूरे रिवीजन में अगर आपको कहीं से मेहनत करने की जरूरत है तो इसके क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। समझ में नहीं आएगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, बाकी आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, इंटेक एयर कंटेनिंग, मतलब समझ में आ जाएगा, करना क्या है प्रोसेस समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम आपका है। ठीक है, इंटेक एयर कंटेनिंग 0.2% मीथेन enters a section of underground mine where emission of methane is 0.05 meter cube per second. Assuming that threshold limit of methane is 1.25, minimum quantity of fresh air requires in meter cube per second is। क्या बोला है, जब भी कुछ भी गैस का निकालने बोले, अभी मीथेन दिया, मीथेन पे जब कुछ और गैस भी दे दे, आपको करना क्या है, जैसे यहां पे मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूं, ये कलर दिख रहा है ना जी, मीथेन इन इनटेक प्लस रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू मीथेन इन रिटर्न। ये काम करना है, मीथेन इन इनटेक रेट ऑफ एमिशन मीथेन इन रिटर्न। अगर ये टॉक्सिक गैस लिख देता तो टॉक्सिक गैस इन इनटेक, उसका जो भी रेट ऑफ एमिशन लिखा है या रेट ऑफ क्या जो भी उसमें कुछ वर्डिंग देगा, ठीक है, तो जिस भी रेट से प्रोड्यूस हो रहा है वो देगा, फिर रिटर्न मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट उसका कितना है अगर टॉक्सिक गैस दे, फिर ऑक्सीजन का भी सेम देगा, जो भी है ऑक्सीजन दे, मीथेन दे, अभी देखो हमारा वॉइस भी जाने वाला थोड़ी देर में, नहीं चलो, तो कुछ भी दे, काम यही करना है। अभी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, मीथेन इन इनटेक 0.02%, क्वांटिटी कितना भेजने की जरूरत है बोल, हम मान लेते हैं क्यू मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में क्वांटिटी निकालने बोला है, किसी क्वेश्चन में क्वांटिटी दे के आपको रेट ऑफ इमिशन निकालने बोल सकता है, कुछ भी दे दे, बनना चाहिए, काम यही करना है। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको निकालने बोला है, लेट सपोज हमने मान लिया क्वांटिटी क्यू, भेजेंगे कि हमारा मीथेन जो है थ्रेशोल्ड लिमिट में रहे। रेट ऑफ एमिशन कितना दिया है, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा रेट ऑफ एमिशन है। ठीक है, और हमारा मीथेन इन रिटर्न कैसे निकालेंगे, मीथेन रिटर्न 1.25% से ज्यादा ना हो तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ठीक है जी बात, इसको उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1.25 माइनस 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय क्यू इज इक्वल्स टू 0.05। सॉल्व कर लीजिए, क्यू कितना निकल के आता है मुझे भी बताइए, किसी किसी का आ रखा है 4.7, बहुत बढ़िया,
4.7 है क्या? ठीक है, तो 4.76 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये हमारा मीथेन का एमिशन आ गया। ठीक है जी, बात क्लियर है? किसी को कहीं समस्या है तो बता सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, सबका आंसर आ रहा है, मतलब अरे सर हलवा हलवा क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ये सब तो बनता है सर हमसे, क्या फालतू फालतू सा क्वेश्चन करा रहे हैं सर। इंपॉर्टेंट है भाई, आसान है बट इंपॉर्टेंट है, और फ्री का क्या बोलते हैं आपको नंबर देने वाला है। इसमें क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है करके छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमा के देता है। ठीक, आगे बढ़े। 100 में क्या है? 100 में क्या है मतलब? 100 पर में मैंने सब समझ नहीं पा रहा हूँ पुनीत। डिवाइडेड बाय 100 क्यों किए? क्योंकि परसेंटेज में था ना भाई, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर ये पूछ रहे होगे तो क्या पूछ रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मीथेन लेयरिंग, मीथेन लेयरिंग, मीथेन लेयरिंग। चलिए, ये अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है। अगले टॉपिक, ये टॉपिक से बेसिकली एक बार क्वेश्चन आया गेट के इतिहास में, इसलिए पढ़ रहे हैं सम्मान में कि अगर आ गया तो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो था, ये वाला जो था रेट ऑफ मीथेन एमिशन, यहां पर आपके रेगुलेशन को भी घुसा के पूछता है। रेगुलेशन को भी घुसा के पूछता है। डिग्री 1 गैसीमाइन, डिग्री 2 गैसीमाइन और डिग्री 3 गैसीमाइन। डिग्री 1 गैसीमाइन, डिग्री 2 गैसीमाइन और डिग्री 3 गैसीमाइन, इसको भी घुसा के पूछता है। अगर आपका मीथेन रेट का जो एमिशन है, मतलब मीथेन का जो एमिशन है, मीथेन का जो एमिशन है वो 1 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोडक्शन से कम है, कम है। तो डिग्री 1 से 10 के बीच है मीटर क्यूब पर टन, तो वो डिग्री 2 और ग्रेटर देन 10। आवाज आ गई। 1 मीटर क्यूब पर टन होगा तो फर्स्ट है कि सेकंड? लेस देन है तो आपका फर्स्ट है, और 1 से 10 है तो आपका सेकंड डिग्री है। उसका जरूरत नहीं है यार, ऐसा कोई फॉर्मूला वार्मूले की जरूरत नहीं है उसमें। फॉर्मूला याद करेंगे एक क्वेश्चन बनेगा, अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ मिलेगा प्रेम, रिवीजन क्लास का भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आपके लिए है यार। देखो, एक तो आप खुद पढ़ लो और एक हम पढ़ा ले। एक तो आप खुद अपना एक सीट कंफर्म कर लो, या हम आपको खींच खींच के लेके आए कि भाई कोल इंडिया का एक सीट ले लो। तो वही काम किया जा रहा है कि किसी ने मान लो अलाली किया होगा, इस 5-6 महीने का जो हमारा क्लास था उसमें नहीं पढ़ाई किया होगा, तो कम से कम इस 15-16 दिन में हम इतना पढ़ा दे कि गिरे से गिरे हालत में आपका कोल इंडिया में एक पोस्ट कंफर्म हो जाए। वही कोशिश हमारी की जा रही है। आपको ये भी नहीं करेगा तो फिर तो यार क्या ही बोल सकते हैं, फिर भगवान भरोसे है फिर। ठीक है, मीथेन लेयरिंग नंबर। मीथेन लेयरिंग नंबर क्या है? हमको एक चीज पता है कि मीथेन हवा से हल्का होता है। मीथेन हवा से हल्का होता है, उसका क्या 0.53 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। हवा से हल्का होता है तो कहां पे जमा होता है? रूफ पे जमा होता है, रूफ पे जमा होता है। अब रूफ पे जमा होने के कारण क्या होता है? इजिली सेफ्टी लैम्प जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। किसको? मीथेन को। हवा से हल्का है, ये कहां पे लेयर बनाता है? रूफ ऑफ द रोडवे, रूफ ऑफ द रोडवे पे लेयर बनाता है। अब वो लेयर के फॉर्म में है, रूफ में है, तो हमारा सेफ्टी लैंप उसको कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और ये जो लेयर बना के रखा है वो कई बार ऐसा होता है बड़े गैस रिजर्वायर से भी कनेक्टेड हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक, मतलब खदान के अंदर में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक गैस कहीं है, मतलब ऐसा बोल सकते हो एक्सीडेंट के मामले में, तो वो ये है। कौन? मीथेन, जहां से आपका फायर डैम एक्सप्लोजन होता है। और फायर डैम एक्सप्लोजन ही जो है वो रीजन बनता है किसका? कोल डस्ट एक्सप्लोजन का। तो इस गैस के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। पीछे भी हमने जो देखा, जो डिग्री ऑफ गैसनेस जो डिवाइड किया गया था वो मीथेन के बेस पे ही डिवाइड किया गया था, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। तो किसी भी खदान का सारा प्रिकॉशंस कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इस गैस के चलते। तो ये जो गैस है वो क्या बनाता है? लेयर बनाता है। लेयर बनाता है मतलब बहुत थिन लेयर के रूप में भी रह सकता है, और वो जो थिन लेयर वो कहीं ना कहीं गैस रिजर्वायर से जाके कनेक्ट हो सकता है, संभावना है कि कनेक्टेड हो। तो उस लेयर फॉर्मेशन को पता करने के लिए हम लेयरिंग नंबर का यूज करते हैं। इस लेयरिंग नंबर से हम पता लगा सकते हैं मीथेन लेयरिंग का, कि मीथेन लेयरिंग है
कि नहीं है, इस चीज का हम लेयरिंग नंबर से पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज जो ध्यान में रखने लायक है वो क्या है, लेयरिंग नंबर बिकम्स हायर। आपका लेयरिंग नंबर अगर ज्यादा है तो मिक्सिंग प्रोसेस जो है मीथेन का वो इंप्रूव्ड हो जाएगा। लेयरिंग नंबर ज्यादा मतलब मिक्सिंग प्रोसेस इंप्रूव्ड हो जाएगा, लेयरिंग नंबर ज्यादा मतलब मिक्सिंग प्रोसेस इंप्रूव्ड हो जाएगा। और जब मिक्सिंग प्रोसेस जो है इंप्रूव्ड हो जाएगा तो आपका जो लेयर का लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? अगर आपका लेयरिंग नंबर ज्यादा है इट मींस आपका लेयर फॉर्मेशन की संभावना कम है। समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शन में दिख जाए तो बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। चलिए, लेयरिंग नंबर ज्यादा है मतलब वो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है जी बात। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला ही ध्यान में रखने का है और एक दो चीज और ध्यान में रखने का है, वो है, इससे क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन आ गया तो हमसे बनना चाहिए। क्या है ये फॉर्मूला? देख लीजिएगा क्या है। मीथेन लेयरिंग नंबर U डिवाइडेड बाय V 4.32। आप देख लो यार, क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखने लायक क्या है, क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला बता दूंगा। ये और ये, अगर आपका L ग्रेटर देन 5 है, अगर L आपका ग्रेटर देन मतलब लेयरिंग नंबर ज्यादा है 5 से, किसके केस में? हॉरिजॉन्टल रोडवे के केस में तो लेयर नहीं बनेगा, मीथेन का लेयर नहीं बनेगा हॉरिजॉन्टल रोडवे के केस में। अगर आपका क्या है, जो रोडवे है वो अप ग्रेडियंट है या इंक्लाइंड है, अप ग्रेडियंट है या इंक्लाइंड है या एसेंशियल वेंटिलेशन का केस है, तो वहां पे L अगर ग्रेटर देन 8 है तो लेयर नहीं बनेगा। ये हम मान के चलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी फॉर्मूला अपन देख लेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो। ठीक है जी बात। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें? ये दो फॉर्मूला है, ये गेट से बेसिकली इस वाले फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें फॉर्मूला ही याद रखना, इसके अलावा और कोई चारा आपके पास नहीं। ठीक है, फॉर्मूला 2-4 बार लिखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। कभी कभार फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, चलो, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, याद करने के अलावा उसका और कोई साधन नहीं। ठीक है, एन अंडरग्राउंड रोडवे इन कोलसिन डिपिंग एट 1 in 6 3 मीटर हाई 4.3 मीटर वाइड एज्यूमिंग द रेट ऑफ मीथेन एमिशन टू बी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कैलकुलेट मिनिमम एयर फ्लो रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट मीथेन लेयरिंग विथ एसेंशियल वेंटिलेशन। Ascensional ventilation, what would be the ventilation requirement if roadway has horizontal required layering number for preventing methane layering are 8 and 5। दे भी दिया है हॉरिजॉन्टल के रोज के लिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व कीजिए फटाफट, बन जाएगा। V डिवाइडेड बाय क्या था? W के पावर 1/3। ठीक है जी बात। जहां पे U क्या है? वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड, V क्या है? रेट ऑफ मीथेन एमिशन इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, W क्या है? विड्थ ऑफ एयरवे है। दोनों के लिए निकालना है भाई साहब, दोनों के लिए निकालना है। अच्छा आपने निकाल लिया इंक्लाइन के लिए, ऐसा इंक्लाइन के कितना कितना है आपका? अरे वो ये चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं निकालना भाई, क्या निकालना है? क्वांटिटी निकालना है। किसी का 65 आ रहा है, 65 सही है हॉरिजॉन्टल के केस में, और एसेंशियल वेंटिलेशन के केस में आपका आएगा कितना आएगा जी? 103 मीटर क्यूब पर सेकेंड एसेंशियल के केस में। ठीक है, चलो करिएगा खुद से ही, मैं बता देता हूं। एसेंशियल वेंटिलेशन किधर है? एसेंशियल वेंटिलेशन केस में L क्या होता है? 8 होता है। L क्या होता है? 8 होता है। यानी यहां से U मैं निकाल सकता हूं क्या सर? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.32 मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय W के पावर 1/3। 8 4.32 मल्टीप्लाइड बाय V कितना दिया है? रेट ऑफ
मीथेन एमिशन कितना दिया है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय W कितना दिया है हाइट और विड्थ 4.3 के पावर 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आता है, मेरे में आ रखा है, ये आ रखा 8 ही आएगा, ये तो कट जाएगा, मोटा मोटी दोनों सेम है, तो 8 आ जाएगा क्या मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, किसके केस में एसेंशियल वेंटिलेशन के केस में। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय वही 4.32 मल्टीप्लाइड बाय V कितना है 1 है 4.32 के पावर 1/3 यानी मोटा मोटी 5 आ गया। किसके केस में हॉरिजॉन्टल के केस में। ठीक है, अब ये आपका एसेंशियल के केस में 8 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है, हॉरिजॉन्टल के केस में 5 आ रहा है। अभी जब आपको क्वांटिटी निकालना रहे तो क्वांटिटी के लिए आप क्या करते हैं, क्वांटिटी के लिए आप क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू ए, सबको पता है V हमने निकाला, V एक्चुअली U है यहाँ पे। ठीक है, तो एक में आया कितना एसेंशियल के केस में कितना आया है U कितना आया है 8 मल्टीप्लाइड बाय ए कैसे निकालेंगे, एक तो आपका दिया है हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 3 दिया है मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितना दिया 4.3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन केस में क्या होगा Q इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय ए 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.3। किसी को समझने में दिक्कत है क्या, एस के एस का आंसर आ गया है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है भाई। किया क्या हमने वो जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ था, हमको पता था सर एसेंशियल वेंटिलेशन के केस में L जो होता है वो 8 होता है, तो वहां से हमने क्या निकाल लिया U निकाल लिया, इसको इधर ले आया U निकाल लिया, जो भी डेटा दिया होता है उसका रख के। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल केस में 5 होता है, वहां से हमने क्या निकाला, वहां से भी U निकाल लिया। अब हमको क्वांटिटी ही निकालने बोला है, कहां है वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट इफ द रोडवे, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट बोला है मतलब क्वांटिटी निकालने की बात किया है, क्वांटिटी निकालने की बात किया है, तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया तो हमको पता है सर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो हमारा क्या निकला है क्वांटिटी निकला है। क्लियर है अभी बात, चलिए सबको क्लियर है, फालतू में ज्यादा बात करने लग रहा है। चलो ये अगला क्वेश्चन है जो आपके गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, मिटाना अलग से झंझट हो जाता है जी। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। L इज इक्वल टू 24 V स्क्वायर C अंडर रूट एफ। देखो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, इतना कोई चारा आपके पास नहीं है। ठीक है जी बात, इतना करने के बाद बाकी काम रखने का ही है। ठीक है, तो यहां पे V जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड, C जो है वो है मीन मीथेन कंटेंट ऑफ एयर करंट परसेंटेज में, C क्या हो गया मीन मीथेन कंटेंट ऑफ एयर करंट, फिर F जो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेजरिंग स्टेशन, जो आपका मेजरिंग स्टेशन है जहां पर आप मीथेन का मेजरमेंट कर रहे हैं या एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है जी बात, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय V कितना दिया है वेलोसिटी, हाँ 15 है डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 9 के पावर 1/3। ठीक है जी बात, सॉल्व किया जाएगा, आ भी रखा है किसी का 3.1 सही है। ये परसेंट क्यों बोल रहे हो जी, 3.1 आपका मीथेन लेयरिंग नंबर हो गया। ठीक है, ये 14.42 क्यों आ रहा है लोगों का,
मैं गड़बड़ कर दिया हूँ क्या जी? इतने सारे लोग को 14.42 आ रहा है। अच्छा, एक मिनट गड़बड़ क्या हुआ है, ये 1.5 मीटर पर सेकंड है यार। हाँ ठीक है, 15 के हिसाब से 14 आ रहा होगा लोगों का, कोई बात। 1.5 है, ठीक है। आप क्लियर हैं? जो आपके एग्जाम में आया था वो 1.5 था। हाँ, एग्जाम में जो आया था वो 1.5 था, ठीक है। क्लियर है जी बात? तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, तो कोई 15 के हिसाब से 14 समथिंग ला रहा होगा तो ठीक है, कोई बात। आगे बढ़े, आगे देखते हैं परसेंटेज ऑफ फ्री सिल्का। परसेंटेज ऑफ फ्री सिल्का, मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ सिल्का, ये भी आपके एग्जाम में आया एक दो बार। तो 10% डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिल्का, पहले 15 हुआ करता था 1957 जब था कोल माइन रेगुलेशन 1957 पे 15 डिवाइडेड बाय फ्री सिल्का हुआ करता था। 17 आने के बाद 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिल्का हो गया है, ठीक है जी बात। कर लीजिए, मैक्सिमम अलाउेबल कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री सिल्का क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना दिया है 7.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कीजिए, जो भी आता है एक्चुअली क्या है इसका 10 लेंगे, ठीक है। 1.33 आ रहा है, लेकिन विपिन जब भी आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको 1.33 नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा 2 मीटर क्यूब, सॉरी 2 mg पर मीटर क्यूब, 2 mg पर मीटर क्यूब दिखेगा ऑप्शन में। अगर देगा तो ऑप्शन में ही देगा, इसमें आपको एनईटी टाइप क्वेश्चन नहीं देगा। ये क्वेश्चन आया तो एनईटी टाइप नहीं देगा, क्योंकि जो लिमिट है वो आपको बोलता है 2 mg पर मीटर क्यूब। अगर आपका क्या है जो ये जो है परसेंटेज ऑफ फ्री सिल्का जो भी आ रहा है कितना 2%, 2 से नीचे है, 1 आया 1.2 आया तो लिमिट आपका 2 दिया गया। सर इसमें 10 लेंगे आप, 10 लेंगे ना यार, 10 लेंगे, 10 लेंगे, ठीक है। पहले लिया करते थे 15 जब CMR 1957 था, तो उसमें 15 था, 15 डिवाइडेड परसेंटेज ऑफ फ्री सिल्का था। अब जब 2017 आया, 2017 आने के बाद उसको 10 कर दिया गया है, ठीक है जी बात। क्लियर है? क्लियर है? 15 के हिसाब से 2 आया, लेकिन मत उसको कीजिए, क्योंकि 2017 का जो क्वेश्चन था ना, 2017 का था, 18 का क्वेश्चन था, 18 जो भी एक आया था बीच में, तो आपको 15 को लेके चलना ही नहीं है, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। वहां पे कुछ 5 दिया हुआ था, 5 दिया होता या 3 कुछ जो भी समथिंग ऐसा दिया होता 18 का, तो गलत हो जाएगा वहां पर 15 लेके चलेंगे तो। क्लियर, उसमें लिख रखा था क्वेश्चन में 2017 के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है जी बात? आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा गैस वाला सेक्शन। तो आप लोग क्या कीजिए, नहीं चलो ब्रेक नहीं देते, मैं सोच रहा था 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, लेकिन ब्रेक देना सही नहीं है। अबे कटना भाई, एक टॉपिक और देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद में ब्रेक दे दिया जाएगा। चलिए, सारे कंटिन्यू वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ही एक लाल ठहरा लग रहा है। चलिए ये देखते हैं, फ्री सिल्का लेस देन 5%, एग्जैक्टली ऐसा कुछ है कि फ्री सिल्का लेस देन 5% है, तो आपको 2 लेके चलना है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जैसा भी है। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, नया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारा असल मायने में वेंटिलेशन स्टार्ट होता है। अभी तक जो बात चल रहा था वो गैस की बात हो रही थी, अब जो है वेंटिलेशन असल मायने में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब क्लास चल रहा था रेगुलर, वहां पे बहुत सारा चीज बताया गया था, यहाँ बहुत सारा चीज बताने की जरूरत नहीं, उतना ही चीज बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए काम का है, उतना ही चीज बताया जाएगा जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से स्टार्ट कराइए सर। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्यों जाना है भाई, चलो बताते हैं।
ठीक है। तो अप्लायंसेस क्या क्या होता है, ब्रिटिश क्लोथ एज ए टेम्पररी स्टॉपिंग यूज करते हैं, स्टॉपिंग आपके इनटेक और रिटर्न को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। डोर जहां पे आपको इनटेक और रिटर्न के बीच में कोई मेन या मटेरियल को पार कराना, वहां पे आप वेंटिलेशन डोर लगाते हैं। एयर क्रॉसिंग कहां पे लगाते हैं, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनते चलिएगा, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आ गया इतना चीज पता रहेगा, आपका काम हो जाएगा, जो जो चीज मैं बता रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, ब्रिटिश क्लोथ एज ए टेम्पररी स्टॉपिंग यूज करते हैं, स्टॉपिंग आपका इनटेक और रिटर्न को सेपरेट करने के लिए। डोर जहां पे इनटेक और रिटर्न के बीच में आपको मेन या मटेरियल पार करवाने की आवश्यकता होती है, वहां पे आप डोर लगाते हैं। एयर क्रॉसिंग जहां पे इनटेक और रिटर्न दोनों को एक ही जगह से अगर क्रॉस करवाना है तो वहां पे हम एयर क्रॉसिंग लगाते हैं। एयर को रेगुलेट करने के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लो हवा ज्यादा जा रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम जा रहा है, तो हवा जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा जा रहा है वहां पे हम रेगुलेटर प्लेस कर देते हैं, तो जहां ज्यादा जा रहा था वहां हवा कम हो जाता है। अब वहां हवा कम हुआ तो जहां कम जाता है वहां हवा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रेगुलेटर कहां लगाते, रेगुलेटर क्यों लगाते हैं? हवा को रेगुलेट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जहां पे हवा ज्यादा जा रहा है वहां हवा कम करने के लिए। बूस्टर फैन, बूस्टर फैन आपके क्या बोलते हैं, एयर क्वांटिटी को बूस्ट करने के लिए लगाते हैं। ये इनटेक में भी लगा सकते हैं, रिटर्न में भी लगा सकते हैं, इनटेक में भी लगा सकते हैं, रिटर्न में भी लगा सकते हैं। ये एग्जॉस्टिंग टाइप का भी हो सकता है और फोर्सिंग टाइप का भी हो सकता है, फोर्सिंग टाइप का भी हो सकता है, एग्जॉस्टिंग टाइप का भी हो सकता है। ये जो वर्ड बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन में आपको देखने मिल जाता है। ठीक है जी बात। बूस्टर फैन कहां लगाएंगे? आपका इनटेक में भी लगा सकते हैं, रिटर्न में भी लगा सकते हैं, फोर्सिंग टाइप का भी हो सकता है, मतलब ढकेलने वाला भी हो सकता है, और खींचने वाला भी हो सकता है, एग्जॉस्टिंग टाइप का भी हो सकता है। और क्यों लगाते हैं? आपके इनटेक या रिटर्न के एयर क्वांटिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए लगाते हैं। ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन कहां पे लगाते हैं? ब्लाइंड हेडिंग में लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, आपके फेस पे हवा को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। ठीक है जी बात, एक या एक से ज्यादा फेस में हवा पहुंचाने के लिए लगाते हैं, फेस पे लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा था, इनटेक रिटर्न में हवा की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे थे, ये कहां पे यूज कर रहे हैं? आपके फेस में हवा को पहुंचाने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, रेगुलेटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी को फिर डिक्रीज करता है। ठीक है जी बात। ये सारे अप्लायंसेस है जो वेंटिलेशन के लिए यूज होता है किसी भी खदान में। अब 2 वेंटिलेशन और समझ लेते हैं। एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है, डिसेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है। एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है, डिसेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में देखिए, एक तो हो गया आपका डाउन का शाफ्ट। डाउन का शाफ्ट क्या है? जहां से हवा अंदर जाता है, डाउन का शाफ्ट जहां से हवा अंदर जाता है। आपका शब्द जहां से हवा बाहर जाता है, डाउन का शब्द जहां से हवा अंदर जाता है, आपका शब्द जहां से हवा बाहर जाता है। आपका शाफ्ट में ही हम फैन लगाते हैं, आपका शाफ्ट में ही हम फैन लगाते हैं जो कि हवा को खींचता है, हवा को खींचता है, उसकी जगह को लेने के लिए डाउन का शाफ्ट से हवा अंदर घुसता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए, डाउन का शाफ्ट से हवा अंदर जा रहा है, ठीक है, और यहां से मुड़ा और वेंटिलेट करते हुए यहां से रिटर्न में चला गया। दिख रहा है सबको? अंदर गया, लास्ट पॉइंट तक गया, फिर वेंटिलेट करते हुए यहां से रिटर्न को शामिल हो गया। तो जो हमारा स्प्लिट ए है वो एसेंशियल वेंटिलेशन है। एसेंशियल वेंटिलेशन में क्या होता है कि हवा को हम लोअर लेवल तक पहुंचा के लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर वेंटिलेट करते हुए रिटर्न में चला जाता है। हवा क्या होता है? लोअर लेवल से अपर लेवल, लोअर टू अपर, लोअर लेवल से अपर लेवल को लेवल की ओर जाते हुए फेस को वेंटिलेट करके रिटर्न में चला जाता है। एक तो हुआ ये क्या, एसेंशियल वेंटिलेशन। डिसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है? देखिए, हवा यहां से अंदर गया, हवा यहां से अंदर गया, यहां से ये फेस में घुस गया, यहां से ये फेस में घुस गया। समझ रहे हैं? हवा यहां से अंदर गया और यहां से फेस में घुस गया, फिर वेंटिलेट करते हुए बाहर निकल गया। तो इस पर्टिकुलर केस में, डिसेंशियल वेंटिलेशन के केस में क्या हो रहा है? अपर लेवल से वेंटिलेट करते हुए लोअर लेवल की ओर जाके रिटर्न में शामिल हो जा रहा है, अपर लेवल से वेंटिलेट करते हुए लोअर लेवल की ओर जाके वेंटिलेट करते हुए रिटर्न में शामिल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक में क्या हुआ, पहले तो नीचे तक गया हवा, फिर ऊपर जाते हुए निकल गया। यहां पे क्या हुआ, ऊपर से ही अंदर घुसा और फिर वेंटिलेट करते हुए बाहर निकल गया। ये दोनों बेसिकली एसेंशियल वेंटिलेशन और डिसेंशियल वेंटिलेशन हो गया। ठीक है जी बात। होमोट्रोपल वेंटिलेशन और एंटीट्रोपल वेंटिलेशन क्या है? डीप माइंस में एसेंशियल यूज होता है और डिसेंशियल इसमें कंफ्यूजन होता है। इसके बारे में और अच्छे से देखना है तो हम मेरा क्लास देख सकते हैं चिन्मय, अभी के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है, वो वाला क्लास देख सकते हैं जो अच्छे से हुआ है। होमोट्रोपल और एंटीट्रोपल। होमोट्रोपल क्या होता है, एंटीट्रोपल क्या होता है? जहां पे आपका मटेरियल
और एयर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करे। मतलब जहां जिस डायरेक्शन में आप मटेरियल को निकाल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आपका मटेरियल भी निकले, जिस डायरेक्शन में आपका एयर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन से आपका मटेरियल भी निकले, तो वो हो गया होमोट्रॉप। समझ में आ रहा है? मटेरियल या मिनरल और एयर दोनों सेम डायरेक्शन पे फ्लो करे या सेम डायरेक्शन से निकले तो आपका क्या हो गया? होमोट्रॉपल। और जब अपोजिट डायरेक्शन से निकले तो आपका हो गया एंटीट्रॉपल। समझने के लिए आसान शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है? वर्डिंग पे जाने की जरूरत नहीं, समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? होमोट्रॉपल जहां पे आपका हवा जो निकल रहा है वो और मटेरियल दोनों सेम डायरेक्शन में रहे तो आपका क्या हो गया? होमोट्रॉपल। अपोजिट में रहे तो एंटीट्रॉपल। क्लियर है जी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेचुरल वेंटिलेशन क्या है? नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम क्या है? जब आप किसी माइन को प्योरली नेचुरल मीन से वेंटिलेट करते हैं, पूरी तरह से नेचुरली वेंटिलेट करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? नेचुरल वेंटिलेशन बोलेंगे। ये जो नेचुरल वेंटिलेशन है वो बेसिकली किसके कारण होता है? ये जो होता है वो डिफरेंस इन डेंसिटीज बिटवीन अप का शाफ्ट और डाउन का शाफ्ट। जब कभी भी मैं अप का शाफ्ट बोलूं, डाउन का शाफ्ट बोलूं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आना चाहिए कि अप का शाफ्ट से हवा बाहर आ रहा है, डाउन का शाफ्ट से हवा अंदर जा रहा है। फैन जो लगा है वो अप का शाफ्ट में लगा है। तो जो हमारा अप का शाफ्ट है और डाउन का शाफ्ट है, दोनों के बीच में डेंसिटी डिफरेंस के कारण बेसिकली नेचुरल वेंटिलेशन होता है। एक चीज हमको पता है कि हैवियर एयर जो होता है वो क्या होता है? सिंक डाउन, नीचे की ओर बैठता है, और लाइटर एयर जो हल्का एयर होता है वो ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है? सेटिंग एंड एयर करंट, ठीक है? तो हैवियर एयर क्या होता है? सिंक डाउन होता है। लाइटर एयर जो मूव करता है ऊपर की ओर, जो कि बेसिकली एयर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था क्या है? डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो भी आपका नेचुरल वेंटिलेशन होता है, तो ये सारा आप देख लीजिएगा जैसा भी है, ठीक है? P1 माइनस P2, तो आपका क्या हो गया? डी रो डी जी। जानने लायक कुछ खास है नहीं, चाहे तो फटाफट से अगर कोई चाहो तो लिख सकते हो, काम का डायरेक्ट आते हैं। एक न्यूमेरिकल में मॉइस्चर वाला भी दिया था मॉक टेस्ट में। ये मॉइस्चर वाला एक मॉक टेस्ट में मैंने न्यूमेरिकल दिया था, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है? तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने क्लास में एक भी क्वेश्चन इसका कराया नहीं, गेट में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आ गया तो आपसे बनना चाहिए। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जहां तक का फॉर्मूला सबको पता है, b डिवाइडेड बाई 287.1 t 10⁻³ ये सबको पता है, ये पता होना भी चाहिए। लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट आपको दे दिया, वेपर प्रेशर दे दिया, तो वेपर प्रेशर दे दिया तो वहां पे आपको डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है? तो वो फॉर्मूला है। बेसिकली एक क्वेश्चन मैंने दे रखा था मॉक टेस्ट में, क्लास में नहीं कराया लेकिन मॉक टेस्ट में दिया था, ठीक है? तो बनना चाहिए, ओके? तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अपन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से चीजों को समझना आसान हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वो जो आपका था डेंसिटी था, डेंसिटी इन डाउन का शाफ्ट माइनस डेंसिटी इन अप का शाफ्ट, दोनों को घटा दिया, ये नया फॉर्मूला निकल के आ गया। ये नया फॉर्मूला निकल के आ गया जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। NVP इज इक्वल टू GdV डिवाइडेड बाई 287.1 TU माइनस TD डिवाइडेड बाई TU डॉट TD इंटू 10⁻³ पास्कल। लिख लीजिए फटाफट, लिखना चाहे तो, नहीं भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैरोमेट्रिक प्रेशर याद रख सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं भी दिया रहा तो 101.33 ये बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है जी बात? तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमने डिटेल में देख रखा है क्लास में। मोटी कॉलम देख लेते हैं, मोटी कॉलम और एनबीपी में रिलेशनशिप देख लेते हैं, ये काम का है, पता होना चाहिए। मोटी कॉलम क्या है? बस एक लाइन में बोलना चाहूं तो ये भी क्या है? प्रेशर ही है, किसमें? मीटर के टर्म में, मीटर के टर्म में। जैसे आप पंप में हेड पढ़ा करते थे जो मीटर में हुआ करता था, वैसे वेंटिलेशन में अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करूं मीटर के टर्म में तो वो आपका मोटी कॉलम होता है, ठीक है? तो आपका शाफ्ट और डाउन का शाफ्ट दोनों के बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस है मीटर में, वो आपका मोटी कॉलम है। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे आप जब भी मोटी कॉलम की बात होगी तो ये मीटर में रहेगा, ठीक है? मीटर में रहेगा। किया क्या है हमने? देखिए, मोटी कॉलम इज इक्वल टू एनवीपी, जो हमारा नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर था, उसको हमने क्या करा? रो डी यानी डाउन का शाफ्ट का जो डेंसिटी था डिवाइडेड बाय जी कर दिया, इतना करने से हमारा क्या हो गया? मोटी कॉलम निकल के
आ गया। यही तो करते थे सर, यही तो करते थे। जब कभी भी हमको कोई चीज मीटर में निकालना रहे तो हम क्या कर देते हैं, 9.81 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो निकल आता है। वैसे काम यहाँ पर भी हुआ है, हम भी यही काम करते रहे होगे। ठीक है, तो ये मोटी कॉलम का रिलेशनशिप आपने ध्यान में रखने की जरूरत है। एनवीपी जो होता है वो क्या होता है, एच रो डी जी। पता है सर, कभी पढ़े हो क्या रो जी एच टाइप का कुछ? क्या रो जी एच पढ़े हो? बस वही चीज है, वही चीज है। ये जो एच है वो मोटी कॉलम है, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये रो जो है वो डेंसिटी है। बस वही काम करवा रहे हैं, बस वेंटिलेशन में अलग तरीके से बोल दिया। चीज वही पुराना है, याद रख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। अब क्या हुआ, आपका जो एनवीपी था, एनवीपी की जगह हम रख दिए ये डिवाइडेड बाय दिस करके आपका नया फॉर्मूला निकाल आया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 3 से 4 बार इस अकेले फॉर्मूले से क्वेश्चन बना है, कहीं भी समस्या नहीं होना चाहिए, फ्री में आपका मार्क्स मिल जाएगा अगर इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ भाई, ये मत सोच के चलिएगा कि सर ठीक है फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, रिवीजन क्लास चल रहा है, ज्यादा क्या पूछना। कुछ दिक्कत है तो बता सकते हैं। हाँ, रो जी एच करते थे, वही काम यहां भी हो रहा है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। तो रो जी एच, रो डी आपका क्या हो गया, डाउन का शाफ्ट का डेंसिटी, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो है आपका मोटी कॉलम हो गया। तो सिमिलर ही है, याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी बात। अच्छा, आंसर भी आ गया किसी का? मैं आगे बढ़ने की बात कर रहा, कोई आंसर ले आया, बहुत बढ़िया है। क्या पूछा है, एयर टेम्परेचर इन डाउन का शाफ्ट, शाफ्ट 465 मीटर डीप इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, डाउनकास्ट और अपकास्ट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट हाइट ऑफ मोटी कॉलम, ऑल्सो फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट एयर एंड अमाउंट ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। डेंसिटी भी निकालना है और नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर भी निकालना है। सॉल्व कीजिए। 10.5 आ गया किसी का 100.5 भी आया है, बहुत बढ़िया। अरे बी नहीं दिया है क्या, बैरोमेट्रिक प्रेशर? बैरोमेट्रिक प्रेशर नहीं दिया, दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, इसमें नहीं दिया है। मैं बताया था, वैसे नहीं भी दिया रहे तो अपन मान के चल सकते हैं। ठीक है, क्या मान के चल सकते हैं, 101.33, 101.33। ठीक है, चलिए एनवीपी जी डी बी डिवाइडेड बाय 287.1 टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाय टी यू टी डी। क्लियर है? इसमें रखना है जी 9.81 डी 465 मल्टीप्लाइड बी 101.33 287.1 मल्टीप्लाइड बाय टी यू। इसको रखना है कैल्विन में, कैल्विन में मतलब ये जो है उसमें आप प्लस 273 और कर दीजिए, प्लस 273 और कर दीजिए, तो जो भी आएगा देख लीजिए कितना हो जाएगा। वैसे तो दोनों घटेगा ही, तो ये 7 आ जाएगा, और नीचे में 273 प्लस करने का कितना हो जाएगा। देखो यार मेरा जोड़ना बड़ा वीक है भाई। 3 7 3 10 का शून्य, हासिल बच गए 1, 303। दूसरा कितना हो जाएगा, 7 3 10 का शून्य, हासिल बच गए 1, और 7 3 10 11 का 1, हासिल बच गया 1, और ये 310। सॉल्व कर लीजिए कितना आता है। मेरे पास आंसर नहीं है भाई, देख लो, कैलकुलेट कर लो, गड़बड़ होगा तो देख लो। 118 के आसपास, 119 आया है किसी का, ठीक है। 119.88 मान के चलता हूं कि आपने सही सॉल्व किया है। कैलकुलेटर में रखना यार, उतना तो भरोसा कर ही सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एनवीपी नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। अभी क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट पूछा है। और एक आपको बोला है मोटी कॉलम, मोटी कॉलम तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाई टी यू।
हो गया क्या? वन 1.64 ये डेंसिटी को निकाल रहा है। ठीक है, कोई नहीं। आपका क्या है, ये निकल आया। मोटी कॉलम निकाल सकते हैं क्या? टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाय टी यू मल्टीप्लाइड बाय 465 कर दीजिए जितना भी आता है। मोटी कॉलम कितना आया लोगों का? 10 पॉइंट समथिंग आया क्या? 10.5 किसी का आया था। ठीक है, एनवीपी क्या था? एनवीपी क्या था? रो जी एच रो डी, यही निकालना है डाउन का साथ पे। 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, ये हमने निकाल लिया है 19.8। तो यहां से निकाल लीजिए फिर रो डी कितना आएगा देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? सबका समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई समस्या है तो बताइए भाई। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इजी है यार। ठीक है, तो ये इतना चीज कर लिए, मतलब नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर से इस टाइप का बनने वाला सारा क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि बन जाएगा आपसे, नहीं छूटने वाला है। ओके, चलो आगे देखते हैं। कोई किसी को समस्या होगा तो बताओ यार। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इजी सा चीज है, सबसे बन रहा होगा। ए फैन पासेस 9000 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट एट 500 पास्कल व्हेन रनिंग एट फुल स्पीड, 6000 मीटर क्यूब पर मिनट एट 200 पास्कल व्हेन फैन रनिंग एट स्लो स्पीड। वॉइस जाने वाला है क्या? हाँ चलो ठीक है। स्लो स्पीड कैलकुलेट एनवीपी एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट। सॉल्व कीजिए तब तक। क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन सैंपल के लिए आया हूँ। आपने समझने की क्या जरूरत है, पर पहले तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपका फैन पासेस 9000 मीटर क्यूब पर मिनट। फैन कितना पास कर रहा है? 9000 मीटर क्यूब पर मिनट एयर पास कर रहा है। 500 पास्कल जब आपका था, ठीक है, ये तो 500 पास्कल व्हेन फैन रनिंग एट फुल स्पीड, जब फैन हमारा फुल स्पीड पे रन कर रहा था। ठीक है, एंड 6000 मीटर के पर मिनट एट 200 पास्कल व्हेन फैन रनिंग एट स्लो स्पीड, जब हमारा फैन स्लो रन कर रहा था। एनवीपी कैलकुलेट करने बोला, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कैलकुलेट करने बोला। किसी का 40 पास्कल आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ध्यान से देखिए। एक चीज मुझे पता है सर, ये जो रेजिस्टेंस है, माइन का जो रेजिस्टेंस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फैन को स्लो चलाइए या फास्ट चलाइए। स्लो चलाइए चाहे फास्ट चलाइए, इस रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मान के चल सकता हूं क्या सर, केस 1 में जो रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टेंस केस 2 में भी रहेगा। केस 1 मतलब जब हमारा फैन फास्ट रन कर रहा था, जब हमारा पी जो था वो 500 पास्कल था, फैन का जो था पीएफ जो था वो 500 पास्कल था। ठीक है, और केस 2 जब हमारा पीएफ जो है वो 200 पास्कल। दोनों ही केस में हमारा आर जो है वो सेम होगा। तो फर्स्ट केस में आर इज इक्वल टू पी एफ यानी 500 पास्कल प्लस हमारा नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, लेट सपोज हम मान लेते हैं एन, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना है 9000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या होता है? P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर होता है, तो Q को मैंने नीचे ले आया। P फैन प्रेशर प्लस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, फैन प्रेशर प्लस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। ठीक है, ये एक केस हो गया। सेकंड केस, इस भी केस में भी हमारा क्या होगा, R जो है वो सेम होगा। यहां पे क्या है, फैन प्रेशर 200, फैन का स्पीड कम हो गया, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर N डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना हो गया 6000। क्यू स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा।
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आराम से n निकाल सकते हैं। बाकी निकालने का काम आराम से आपसे हो जाएगा, करवाने की जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत क्या है, ध्यान दीजिए। इस पर्टिकुलर केस में क्या बनाया इन्होंने, 500 पास्कल था, 200 पास्कल हो गया। कोई एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पे वो बोले कि हमारा जो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर था वो फर्स्ट केस में असिस्ट कर रहा था और सेकंड केस में रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट कर रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, n माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने क्लास में करवाया था, तो माइनस हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, मैं बता रहा हूं और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में माइनस हो जाएगा, तब भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से बनेगा। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट केस में फैन जो है वो फुल स्पीड में चल रहा था, सेकेंड केस में फैन क्या हो गया, वो बंद हो गया। बंद हो गया मतलब ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो भी क्वांटिटी बह रहा है वो किसके कारण बह रहा है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के कारण बह रहा है। ये दूसरा केस हो सकता है। तो ये केस आपने बनाना है, दोनों को इक्वलाइज करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी बात। डिवाइडेड बाय 60 होगा क्या सर, कर सकते हैं वर्धान, करना चाहे तो, अदरवाइज कोई समस्या नहीं। हमको निकालना क्या है, एनवीपी निकालना है। अगर आप डिवाइड करते हैं कोई बात नहीं, 60 रखेंगे यहाँ भी, 60 रखेंगे वहां भी, कट जाएगा। ठीक है, तो 60 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कट जाएगा वो। ओके ठीक है, दोनों में 60 रखा है वो तो कट जाएगा। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया, बन जाएगा भाई साहब, आराम से बनेगा सर। तो ये हमारा नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर वाला सेक्शन खत्म होता है। 2-3 टाइप के और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए आया। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए तो बता दो भाई। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो क्या होता है जी? मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा आ रहा है। अच्छा ब्रेक नो बोल रहे हैं, ओके ओके ओके, ये बड़ा अच्छी बात है यार, सारे जोश में नहीं। क्लास का मजा ही तब है जब क्लास वाले। चलो अभी आते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन पे। अभी कहां आते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन, फुल मजा। फैन स्टॉप वाला बताइए एक केस। देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, फैन स्टॉप वाले में क्या है, जैसे मैं केस ही बना लेता हूं, एक केस बना लेता हूं। जैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, फैन का स्पीड जो था वो 500 पास्कल था, उसको कम करके कितना कर दिया गया, 200 पास्कल कर दिया गया। ठीक है, 500 पास्कल था तब कितना क्वांटिटी जा रहा था, 9000 जा रहा था, और जब कम कर दिया गया तो कितना जा रहा था, 6000। ये हमारा क्वेश्चन था और एनवीपी हमको निकालने बोला गया था, एनवीपी निकालने बोला गया था। अब यहीं पे फैन स्टॉप वाला अगर क्वेश्चन रहता, फैन स्टॉप वाला क्वेश्चन रहता तो ये जीरो हो जाता। तो हम कैसे सॉल्व करते, सेम क्वेश्चन को लेकर चलो, बस फैन बंद हो गया, सेकंड केस को मैं जीरो मान के चलो, तब कैसे सॉल्व करते, आपका 500 पास्कल प्लस एन डिवाइडेड बाय 9000 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आर ही है ये, दोनों ही केस में आर तो सेम होगा। इस वाले में क्या होगा, जो भी 6000 जा रहा है वो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के कारण जा रहा है का स्क्वायर, बस निकाल लिए, निकाल लिए, कुछ नहीं करना है, आराम से बनेगा भाई। फैन स्टॉप हो गया तो 200 पास्कल भी जो जा रहा था वो भी खत्म हो गया, पैसा वसूल। आप बहुत दिनों बाद में मिले हैं, फिर से जाना नहीं देना चाहते? अरे नहीं जाएंगे यार, आपका वेंटिलेशन का सर्वे खत्म करके ही जाएंगे, एक दिन में पूरा खत्म करना है। ये अभी समझ में आ गया है फाज? ठीक है, तो यही सारे हैं, मतलब मैं क्लास में जब कराया तो अलग अलग कंडीशन लेके 4-5 क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया, उससे सारे को समझ लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है ना, कि अपन जो नेचुरल वेंटिलेशन से जो कर रहे थे, खदान में अंदर में जो भी हवा का सप्लाई कर रहे थे, हवा क्यों कर रहे थे, वहां के पॉल्यूटेड एयर को निकालने का काम कर रहे थे। उससे हमारा काम नहीं हो पाता है, हमको एडिशनल
मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, फैन की जरूरत पड़ती है। वो जो वेंटिलेटर है वो एक वेंटिलेटर से भी काम चल सकता है, वो जो है वो एक वेंटिलेटर से भी काम चल सकता है या उससे ज्यादा वेंटिलेटर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि नेचुरल वेंटिलेशन से जो है हमारे हमको जितना क्वांटिटी में एयर चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। ये जो फैन जो हम लगाते हैं, वेंटिलेटर जो लगाते हैं, वो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है किसके किसके बीच, टॉप ऑफ डाउन का शाफ्ट और टॉप ऑफ अप का शाफ्ट। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, वही काम वो भी कर रहा था, वही बता रहा था ना कि हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, दो होता है, एक अप का शाफ्ट होता है, डाउन का शाफ्ट होता है। अप का शाफ्ट में हम क्या लगाते थे, फैन लगा देते हैं। फैन क्या करता है, हवा को सक करता है, खींचता है। जैसे आपको कमरे का एग्जांपल है तो कमरे में हम क्या लगा के रखते हैं, एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो आप एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर दीजिए, घर में अगर होगा तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर दीजिए, दरवाजा खुला भी रहेगा तो अपने आप बंद हो जाता है। मतलब बेसिकली जब हम एग्जॉस्ट फैन को लगाए हैं तो वो हवा को जो बाहर फेंक रहा है उसकी जगह को लेने के लिए दरवाजे से हवा अंदर आता है, दरवाजे से हवा अंदर आता है। सेम काम खदान में होता है। खदान में हम क्या करते हैं, एक ड्रिफ्ट बना करके वहां पे हम एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, और वो जो एग्जॉस्ट फैन है वो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है अप का शाफ्ट और डाउन का शाफ्ट के बीच, डाउन का शाफ्ट और अप का शाफ्ट के बीच। वही जो है वो क्या करता है, आपके खदान के अंदर में हवा का फ्लो करवाता है, एयर का फ्लो करवाता है। ठीक है, मेन फैन विच डील्स विद ऑल एयर इन ए माइन हैज टू बी सिचुएटेड ऑन सरफेस अंडर द माइन रेगुलेशन। जो भी हवा की बात हो रही है या जो फैन जिससे कि हम हवा सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, उसको कहां पे रखना है, सरफेस पे रखना है। ठीक है जी बात, चलो ये सारा चीज देख लेंगे, बहुत ज्यादा काम का नहीं है। अपन आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल रेलेवेंट कंटेंट पे जो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। लॉस ऑफ माइन फ्रिक्शन। ठीक है, देख लीजिए सारा क्लास में हो रखा है, डायरेक्ट आते हैं। हाँ ये है, इसको ध्यान रखिएगा, वेंटिलेटिंग प्रेशर की बात होगी, मतलब खदान के अंदर में जो हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उसको बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं, वेंटिलेटिंग प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, और हाँ बस ये है, कोई बड़ा चीज है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ है बताने लायक। ये तो बताया ही जा चुका है आपको। अच्छा नए लोग हैं, हो सकता है वो नहीं पता। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, आपके डायमेंशन ऑफ एयरवे पे। वो अभी मैं बताऊंगा तो उसमें दिख जाएगा वैसे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एयरवे पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, पेरीमीटर पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। जो भी मतलब डायमेंशन बोलने की बात हो रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, पेरीमीटर और लेंथ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एरिया एयरवे पे डिपेंड करेगा। ये बताने का क्या मतलब हुआ, पिछला जो क्वेश्चन मैंने कराया ना नेचुरल वेंटिलेशन वाला, वहां पे आर को मैंने इक्विलेट किया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रेशर को कम करते हैं ज्यादा करते हैं, क्वांटिटी को कम करते हैं ज्यादा करते हैं। उसको फर्क किससे पड़ता है, अगर आप डायमेंशन पे कोई चेंज करते हैं तब रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, डायमेंशन पे कोई चेंज करते हैं तब रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। इसके अलावा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी करें। वेलोसिटी और नेचर ऑफ रोडवे पे से फर्क पड़ता है। नेचर ऑफ रोडवे मतलब आपका रोडवे उबड़ खाबड़ है, सिंपल सी बात है, वही डायमेंशन पे ही आ गया कि आपका जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है, तब फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। इसके अलावा और किसी चीज से इसको फर्क नहीं पड़ता, वही बताना चाह रहा है, ये काम का है। ठीक है जी बात, रिलेशन बताया गया है अलग अलग। ठीक है, ये सारा रिलेशन डायरेक्ट एक साथ देख लेते हैं, जो हमारा एंकिंसन इक्वेशन है। ठीक, वो जो चार अलग अलग रिलेशन बताए गए थे उसको डायरेक्ट यहाँ पे एक साथ तीन अलग अलग रिलेशन बताए गए, उसको डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया कि आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ रबिंग सरफेस। ऐसा मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से चीजों को ध्यान से समझते चलिए, ये बेस बना रहा है आपका। इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में करवाए थे, यहां पर भी करवाऊंगा एक दो क्वेश्चन, समझिए, समझ जाते हैं क्वेश्चन आपसे खुद से बनेंगे। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ रबिंग सरफेस के। ये आपके चार ऑप्शन में भी देखने मिल सकते हैं कि आपको दे दिया कि वेंटिलेटिंग प्रेशर जो होता है, इसको क्या बोल रहे हैं, वेंटिलेटिंग प्रेशर बोल रहे हैं। तो वेंटिलेटिंग प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, चार ऑप्शन में दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ रबिंग सरफेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रबिंग सरफेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
इनवर्स ऑफ रबिंग सरफेस के, आपको ये फॉर्मूला पता है, बन जाएगा। फिर वैसे वेलोसिटी, वेंटिलेटिंग प्रेशर जो होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये एरिया ऑफ रबिंग सरफेस था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान में रखिएगा। तो जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो उसके इनवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इनवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम एरिया ऑफ रबिंग सरफेस की बात करते हैं, जब हम एरिया ऑफ रबिंग सरफेस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। पेरीमीटर क्या चीज है, पेरीमीटर मतलब अगर आपका स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस विड्थ, रेक्टेंगल है मतलब दोनों हाइट और विड्थ दोनों तो सेम होगा, तो हाइट प्लस जो भी, ठीक है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो ये हो गया। अगर ये है आपका क्या, आपका ये अगर सर्कुलर है, स्क्वायर है या आपका रेक्टेंगुलर है तो ये हो जाएगा पेरीमीटर। लेकिन अगर सर्कुलर है तो 2 पाई आर, पता है सर, इतना तो बता रहा हूं, ये सारा काम आएगा आगे, ठीक है। एरिया ऑफ रबिंग सरफेस मतलब आपका, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस मतलब आपका पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जो आपका लेंथ है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब आपका हाइट और विड्थ, ये जो आपका एरिया है वो क्रॉस सेक्शन हो गया, ओके। ठीक है जी, बात यहां तक की बातें क्लियर है। क्वेश्चंस में और आएंगे, ये सारा चीज क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इसलिए यहां पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं क्लास में सारा इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्वेश्चन से क्लियर हो जाते थे, ठीक है। दूसरा हमको एक रिलेशन ये पता है सर, क्या पता है कि Q इज इक्वल टू होता है VA, सॉरी VA, यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय A। तो वो जो फॉर्मूला था KS V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A, यहां V स्क्वायर की जगह मैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A अगर मैं रख दूं तो ये नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है, क्या, KS Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A का क्यूब, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो था उससे हमने ये निकाल लिया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, यहां तक किसी को कोई समस्या? पैसा वसूल, शाफ्ट का पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है पेरीमीटर। लेकिन एरिया ऑफ रबिंग सरफेस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा या पाई डी एल हो जाएगा। डी मतलब 2 आर हो गया, ठीक है, आएगा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन सही बोल रहे हैं, अभी देख लो जैसा भी है, ये सारा डिस्कस कर लो आप बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे, उसी के लिए मैं बता रहा था ना, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ज्यादा करवाने लग जाएंगे फिर वेंटिलेशन में ही आपका पूरा 17 दिन चल जाएगा भाई। समझ में आया? शाफ्ट की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो नहीं, पाई डी एल बोलो या 2 पाई आर एल बोलो, हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो, ए माइन हैज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ शाफ्ट, द एवरेज साइज ऑफ रोडवे इज 4.3 क्रॉस 2.7 मीटर एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर इज 320 मीटर पर मिनट, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस एट पिट बॉटम, वैल्यू ऑफ के इज 0.001। क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है, जो जो दिया है वो सारे को रख करके। P इज इक्वल टू क्या पता है सर, के एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ये पता है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, जो भी यूज हो रहा है लगा, सॉल्व करो, बात खत्म। देखो क्या क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, ठीक है, वेलोसिटी दिया है, v कितना दिया है 320 मीटर पर मिनट, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, 6 पंचे 30, 6 × 18, 6 × 18, के कितना है 0.001 मल्टीप्लाइड बाय एस कितना हो जाएगा
एरिया ऑफ रबिंग सरफेस S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय L, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय L। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 2 हाइट प्लस विड्थ 4.3 दिख रहा है 2.7, L कितना हो जाएगा 500। ये हमारा पेरीमीटर हो गया। जोड़ दो 7 3 10 का 0 आंसर बच गया 4 2 6 1 7। कर लीजिए जैसा भी आता है 500 ये 1000 हो गया 7000। नहीं कितना हो गया एरिया ऑफ रबिंग सरफेस 7000। क्लियर है? हाँ तो S की जगह हम रख दीजिए 7000 मल्टीप्लाइड बाय V कितना निकाल लिया था हमने 5.33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 2.7। सॉल्व कीजिए आ जाएगा आपका आंसर। कितना है मेरे पास देखो आंसर नहीं है, जो भी आप लोग निकालेंगे मान के चल रहा हूं कि सही निकाल रहे हैं। ठीक है कितना आ रहा है? सबका सेम आंसर आ रहा है, मतलब ये ठीक है। 17 पॉइंट कितना आ रहा है लोगों का 1412। ठीक तो ये हमारा आ गया पास्कल क्या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पिट टॉप पिट बॉटम जो भी है। क्लियर है? सबका बना रहे सबका आ गया। जबरदस्ती मैं सॉल्व कर रहा हूं क्या जी? चलो। अरे सर फॉर्मूले में रखना है सर, ये सब नहीं बनेगा क्या सर? हाँ गेट का तैयारी कर रहे हैं, ये सब नहीं बनेगा कैसे काम चलेगा? चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है? ए प्रेशर ऑफ 490 पास्कल इज अब्सॉर्ब्ड बाय 40 मीटर क्यूब पर सेकंड एयर passing through 4 meter diameter shaft. Calculate the flow of air in shaft if its diameter is enlarged to 6. Assuming that pressure drop across the shaft remain unchanged. Also calculate the pressure drop in enlarged shaft if flow is maintained at 40 meter cube per second. अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो ये शाफ्ट वाला भी क्वेश्चन आ गया आपके पास। बन रहा है क्या? कई सारे लोग तो पुराने लोग हैं यार, वो तो बनाओ भाई। ठीक है किसी का आ गया 110.2। हाँ ठीक है, ये आपका Q2 आ गया। एक तो ये केस फर्स्ट हुआ जहां पे आपको क्या बोला है, प्रेशर ड्रॉप जो है P है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब प्रेशर ड्रॉप K और L जो है वो सेम है। सेकंड केस जहां पे Q को कांस्टेंट बोला है और आपको P2 निकालना है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर आ तो रहा है लोगों का, विष्णु दत्त का ही आया एक्चुअली। लास्ट क्वेश्चन में A3 नहीं किया था। ए क्यूब यार, हाँ क्वांटिटी अगर दिया रहता या क्वांटिटी रखते तब एक क्यूब करते ना भाई, वेलोसिटी का रखा ना हमने चिन्ह में। ठीक है मतलब आंसर आ रहा है लोगों को, काफी सारे लोगों का। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रेशर ड्रॉप क्या था, के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का क्यूब। जो पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसमें हमने वेलोसिटी को रखा था, वेलोसिटी का रखा था इसलिए ए क्यूब नहीं किया था। ठीक है हाँ तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा शाफ्ट का केस है। किसका केस है? शाफ्ट का केस है। बोला ना जी किधर है?
ये डायमीटर दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, के एस के जगह क्या हो जाएगा, पाई डी एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शाफ्ट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, समझ रहे हैं। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल या शाफ्ट की बात करेंगे तो वो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बोलिए, या आर की जगह डी रख दीजिए, तो आर क्या होता है डी बाई टू, तो डी बाई टू मतलब डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसको रख दीजिए एक ही जगह में, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का के पावर 3 की पावर 3, ठीक है। ये 4 की पावर 3 मतलब 64, उसको ऊपर ले गए, 64 के, देखो यहां पे 2 है, यहां पे 3, मतलब 3 दूनी 6, और ऊपर में एक डी है, मतलब 5, तो एक कट जाएगा, मतलब ये डी और यहां का एक डी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, पाई के पावर 3 डी के पावर, पाई के पावर 3, एक पाई ऊपर से भी कटेगा, ठीक है, डी के पावर कितना हो गया 5, डी के पावर, क्लियर है जी बात, पाई डी स्क्वायर, हाँ ठीक, और ऊपर में एल क्यू स्क्वायर, समझ रहे हैं, एक पाई भी कटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, समझ में आया, समझ में आया। देखो पाई की पावर में 3 है, यहां पर भी एक पाई है, तो एक पाई कट जाएगा, पाई स्क्वायर हो गया, डी के पावर में 6 है, 2 3 6 है, ऊपर में भी एक डी है, कटेगा एक, तो बचेगा डी के पावर 5, मतलब एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, शाफ्ट के केस में प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो 64 के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डी के पावर 5, ये चाहे तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम निकाल भी सकते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक, ये काम हो गया। अब आगे करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या निकाला हमने, प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला निकाल लिया, के एल 64 के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डी के पावर 5, ये हमने निकाल लिया। अभी जब आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, प्रेशर ड्रॉप ऑफ 490 पास्कल इज एब्जॉर्ब्ड बाय 40 मीटर पर सेकेंड ऑफ एयर पासिंग थ्रू अ 4 मीटर डायमीटर थ्रू अ 4 meter diameter shaft. Calculate flow of air in shaft if its diameter is enlarged to 6 meter. Assuming that pressure drop across the shaft remain unchanged. केस फर्स्ट में क्या बोला है आपको, केस फर्स्ट में आपको क्या बोला है, P कांस्टेंट बोला है, प्रेशर ड्रॉप रिमेन अनचेंज, P कांस्टेंट, L के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब L भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, के और पाई तो कांस्टेंट है, ये है, डी को बोला है कि डी जो है पहले 4 था उसको चेंज करके 6 कर दिया गया, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। जिनका बन रहा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोग नए लोग हैं उनसे भी बनना चाहिए, नहीं बने पूछो, दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, चौबारा बताऊंगा, एक क्वेश्चन बता रहा हूं लेकिन वो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए हर किसी से, जितने लोग ज्वाइन करके रखें, ठीक है। तो P देखो ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोला है आपको, नया क्वांटिटी पूछा है जब आप शाफ्ट के डायमीटर को 4 से 6 कर देते हैं, इनलार्ज कर देते हैं, जब आप क्या करते हैं 4 से 6 कर देते हैं, और आपका प्रेशर ड्रॉप जो है वो सेम रहता है, रिमेन अनचेंज, ये बोला है, ठीक है जी बात। मतलब हम सर एक चीज बोल सकते हैं क्या, P सेम है L सेम है, P सेम है L सेम है, मतलब Q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर 5 बोल सकता हूं क्या, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया सब बताएं, जितने लोग हैं सब बताएं, किसी को कोई दिक्कत है ये नहीं समझ में आया होगा तो बताएंगे जरूर।
ये नहीं समझ में आया होगा तो बताएंगे जरूर। यहां पे आप देखेंगे के कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 64 तो है, ये है, पी अनचेंज है, तो मैंने डी को इधर ले गया, डी को इधर ले गया, मतलब क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर 5 बोल सकते हैं। चल बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं एक और चीज बोल सकता हूं क्या, Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू D2 के पावर 5 डिवाइडेड बाय D1 के पावर 5। बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चल Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 कितना दिया हुआ था, Q1 आपको दिया हुआ था 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू D2 कितना दिया हुआ है 6, D1 कितना दिया हुआ है 4 पूरे के पावर 5। ठीक है जी, बात क्लियर है, क्लियर है। अभी आप क्या करें, Q2 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4 के पावर 5/2 कर दीजिए। आपके पास कैलकुलेटर है ना जी? अच्छा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर सबके पास है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से आप Q2 आराम से कैलसी में रखिए, सॉल्व कीजिए, निकालिए कितना आता है मुझे बताइए। 110 आ रहा है, 110 पॉइंट, जैसा भी सॉल्व करें इसको सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई दिक्कत होने वाला है। 110.65 ये किसी ने बताया, मैं मान के चल रहा हूं इतना ही आया है मीटर क्यूब पर सेकेंड था। यहां तक की बातें क्लियर है, केस 1 था, ये केस 1 है, सबको क्लियर है? कोई भाई बंधु जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये जो क्वेश्चन है मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस है जो आपके एलसी काकू में दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो सब कुछ समझ में आएगा। किसी क्वेश्चन में बोलेगा क्यू सेम है, प्रेशर चेंज करवाएगा, एल को कहीं पे चेंज करवाएगा, कहीं पे डायमीटर को चेंज करवाएगा, कुछ भी चेंज करवाए, ये वाला रखना है और उसमें रिलेशन बना करके सॉल्व करना है। सॉल्व ऐसे ही करने का है, सॉल्व इसी तरह से ही करने का है, ठीक है जी बात। चलिए ये हो गया। सेकंड केस क्या बोला है, ये हमने हाफ पार्ट सॉल्व कर लिया। ऑल्सो कैलकुलेट प्रेशर ड्रॉप इन enlarged shaft if flow is maintained at 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन देखना भाई साहब, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हमने यहां तक का काम कर लिया, कहां तक का काम कर लिया, यहां तक का काम कर लिया। केस 1 यही था कि शाफ्ट का प्रेशर जो है अनचेंज है। अब क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप इन enlarged shaft if flow is maintained at 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि भाई क्वांटिटी हमको नहीं चेंज करना, हमको क्वांटिटी नहीं चेंज करना, आप प्रेशर बताओ, प्रेशर बताओ कि सेम क्वांटिटी पे कितने प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। Q1 डिवाइडेड बाय Q2 बिल्कुल ले सकते हैं भाई, वो तो सॉल्व करने का है ना जी, ले सकते हैं। Q1 लेंगे तो उधर D1 डिवाइडेड बाय D2 हो जाएगा, बात खत्म। अपने सुविधा के हिसाब से लो यार, चलो। हाँ अब क्या बोला है कि केस 2, केस 2 आपको क्या बोल रहा है, केस 2 आपको बोलता है Q अनचेंज्ड, L के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो फिर से कांस्टेंट है, और D का आपके बारे कोई जिक्र नहीं है, D का कोई जिक्र नहीं है, आई थिंक है क्या, नहीं D का जिक्र नहीं है, लेकिन वो तो क्वेश्चन सेम है। हाँ क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं, क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट प्रेशर ड्रॉप इन इनलार्ज, अच्छा इनलार्ज शाफ्ट मतलब डी का जिक्र तो है, इनलार्ज शाफ्ट में आपका अगर हम क्वांटिटी को सेम रखें तो प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, इनलार्ज शाफ्ट, ठीक है। तो डी का तो जिक्र है, ठीक है। तो ये अनचेंज है, एल अनचेंज है, वापस से रख दो भाई फॉर्मूला, P इज इक्वल टू के 64 के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, पाई स्क्वायर डी के पावर 5। अभी ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना। अभी ध्यान दीजिए, Q अनचेंज्ड, Q अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, L कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अब क्या बोल रहा है, नया प्रेशर क्या होगा, नया प्रेशर क्या होगा इनलार्ज शाफ्ट के लिए, मतलब सारे के सारे कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या सर, डी के पावर 5। बोलो सारे सहमत है, बोलो सारे सहमत है, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है।
P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, इतना कर लेते हैं ना फिर खेल खत्म है भाई, इतना कर लेते फिर खेल खत्म है। इसके अलावा आगे का काम जो है 5वीं 6वीं के बच्चे को मैं दूंगा वो भी कर लेगा। ये समझ में आना चाहिए। क्या हुआ, समझ में आया? ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D की पावर 5, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं सर, P2 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय D2 के पावर 5। देख लो, किसी को P1 डिवाइडेड बाय P2 लिखना है तब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है जी बात। हाँ, बाकी काम तो वही पुराना है यार, अब तो कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। P2 निकालना है आपको, P1 कितना है 490 पास्कल दिया हुआ था, D1 4 डिवाइडेड बाय 6 के पावर 5। ठीक, सब बहुत सारे लोग निकाल रखा है। P2 आ रहा है लोगों का 64 कुछ आ रहा है, 64.53 पास्कल। क्लियर है जी बात? क्लियर है? आगे बढ़ें? कोई भाई बंधु जिसको सही समझ में आ रहा होगा तो बता सकते हैं। आगे बढ़े? ठीक है यार, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा जरूर भाई। क्लास की यूटिलिटी तब है जब जितने लोग हैं सबको समझ में आना चाहिए। जो 4-5 लोग बना रहे हैं, 4 लोग 5 लोग जो जवाब दे रहे हैं, वो तो क्लास नहीं भी अटेंड करेंगे तब भी उनसे बनेगा। क्लास तो किया है ना उन्होंने, जो फर्स्ट टाइम भी अटेंड कर रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, तब जाके क्लास का यूटिलिटी है, क्लास का इंपॉर्टेंस है। और ये सारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही समझ में नहीं आएगा तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे? आपको लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो लिमिटेड क्वेश्चन भी समझ में ना आए तो कैसे काम चलेगा? बोलो ब्रेक चाहिए कि अगला टॉपिक स्टार्ट करें? सर रिपीट। अच्छा नो, बहुत जोश में है यार, ब्रेक चाहिए नहीं बोल रहे। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप ऑफ, रिपीट जो बोल रहे हैं उनको बता रहा हूं। पहला कौन सा वाला पोर्शन समझ में नहीं आया था? सेकंड पोर्शन देखो, पहले तो हमारा था कि प्रेशर सेम था, क्वांटिटी और उसमें रिलेशन हमने निकाला। देखो P इज इक्वल टू 64 के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डी के पावर 5, ये हमारा हमने निकाला था। ये वाला एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, केस 1 में क्या था? केस 1 में क्या था कि आपका प्रेशर के एल पाई, ये सारा जो था कांस्टेंट था, तो हमने डी को इधर ले आए, क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला डी के पावर 5। ये केस 1 था। सेकेंड केस में क्या बोला है? सेकेंड केस में आपको बोला है कि क्यू कांस्टेंट है, मतलब सेकेंड केस में क्या है कि आपका के एल क्यू पाई ये सारा कांस्टेंट है, मतलब पी को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया डी के पावर 5। ये दो काम हमने किए, दो काम से हमने सॉल्व करा है। इसको समझने में दिक्कत है? ठीक है अर्पित?